आप लोग जल्दी से ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बता दो मुझे, और क्लास को शेयर कर देना साथ ही साथ। ये दो काम करो, थोड़ा जल्दी करना है ये काम। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स कर रहे थे। अच्छा, हम तो क्लास 10th ही पढ़ रहे हैं ना। फिजिक्स कर रहे थे, चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। सौरभ पटेल जी, आप कुछ अच्छा काम करें। आपका नाम क्या, आपसे वीडियो कॉल पे बातें करेंगे, अपने चैनल पे बात करवाएंगे, है ना। आज क्या पढ़ाओगे? देखो, मैंने कल भी बताया था ये बात, आज फिर से बता देता हूँ एक बार। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता कि डेली डेली चेंज करता रहूं। उससे क्या होता है ना बच्चे, कि आप कोई भी एक चीज ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। अभी मैंने फिजिक्स उठाया है तो एक चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा दूसरा चैप्टर कोई चीज स्टार्ट नहीं करूंगा, दूसरा चैप्टर दूसरा सब्जेक्ट कुछ नहीं स्टार्ट करूंगा। ये खत्म होगा फिर मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, फिर साइंस का कोई ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि आज जो मन किया वो पढ़ा दिया, तो फिर वो क्या हुआ। यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ना है जैसे कि आप अपने कोचिंग में पढ़ रहे हो, है ना। रूटीन वूटीन कुछ नहीं होता। रूटीन ये है कि जो पढ़ रहे हैं पहले एक चैप्टर खत्म करेंगे। अब क्या हुआ ना, कि मैंने इसके 5 टॉपिक पढ़ा दिए और इसके बाद इसका टाइम चला गया, फिजिक्स का टाइम चला गया। हम लोगों ने 3 दिन मैथ पढ़ा, फिर केमिस्ट्री पढ़ लिया, और जब हम फिर से वापस आए फिजिक्स पढ़ने तब तक पीछे वाला पूरा खा गए, है ना, भूल गए। तो क्या फायदा फिर उसका। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि पहले जो स्टार्ट किया है उसको एंड करो, उसके बाद फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है। तो जैसे इसको उठाया है तो एक चैप्टर पूरा एंड करूंगा, उसके बाद फिर मैथ उठाऊंगा। सही है। तो स्टार्ट करें आज का। यूपी बोर्ड का क्या होगा, 8 तारीख से एग्जाम है। सरकार ने सारी जो मतलब व्यवस्था है वो कर ली है। 8 तारीख से आपका एग्जाम होना है। जिसको फीवर होगा, बुखार लगेगा, या कोई भी ऐसा होगा सिम्टम्स होगा, उसको अलग बैठा के एग्जाम लिया जाएगा। ये सारा कुछ वहां व्यवस्था चालू है, ठीक है। तो आप परेशान मत हो कि हाँ हमारा भी ये सीबीएसई वालों की तरह मतलब कैंसिल ना हो जाए। ऐसा नहीं होने जा रहा है, एग्जाम होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन, कल हम लोग लास्ट टाइम पे यही कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक अवतल दर्पण बनाना है। यहां ध्यान से देखना आप लोग। ये देखो, मैंने यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाया। जितना सुंदर डायग्राम बनाइएगा मार्क्स आपके उतने ही अच्छे आएंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, और ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। और मान लिया कि ये इसका मुख्य अक्ष है जो कि ध्रुव पे टच करता है। चलो, ध्रुव अब थोड़ा ऊपर खिसक गया है। ठीक, हमने एक माना कि ये हमारा क्या है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, और ये हमारा फोकस है। ठीक है बच्चों, ओके। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लिया है हमने, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लिया। तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहां से जाएगा, तो ये बाई नेचर कहां से जाता है, फोकस से जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये कहां से जाएगा, इस तरीके से ये फोकस से गुजर जाएगा, ऐसे। सही है, ये इस तरीके से ऐसे चला गया। कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक अभिलंब डालना है। अभिलंब के लिए बताया था, अभिलंब का मतलब होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाए सतह के साथ, परावर्तक सतह के साथ। जैसे इसकी बात करें, ये कहां से आया भाई, काटेगा क्या। हाँ, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अभिलंब कैसे होता है, इस तरीके से होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन चूंकि ये ऐसे सीधा नहीं था, ये ऐसे प्लेन नहीं है भाई, ये क्या है, ऐसे घूमता हुआ किसी गोले का एक भाग है। तो इस पे 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, तो किसी भी गोले की बात करें अगर हम, तो उसके केंद्र से अगर परिधि पे इस तरीके से लाइन खींचा जाए तो ये वाला जो एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री का बनता है, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो केंद्र है, ये इस गोले का केंद्र है, उसी को हमने वक्रता केंद्र कह रखा है। तो अगर हम यहां से इस पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि किसका काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। तो यहां से ये ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग और भी बहुत सारी चीजें जानते हैं, जैसे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई के जरिए दिखाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे आर के जरिए दिखाते हैं। कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नाम लगा देते हैं ना, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, ठीक है बच्चों। सही है। आप लोग बातें थोड़ा कम करना, कोचिंग बंद है तो यहां पढ़ो ना।
क्या दिक्कत है? संस्कृत का क्लास भी चलेगा, बेफिक्र रहो, अभी नहीं चलेगा। संस्कृत अभी से पढ़ाऊंगा, 10 दिनों में खत्म हो जाएगा, 15 दिनों में। आराम से पढ़ो यहाँ पे। ठीक, हाँ। तो अब देखिए ध्यान से, मैं जो यहाँ पे बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी, ए बी सी, यानी कि ये जो एंगल है ये बराबर होगा किसके? एंगल सी बी एफ, इस एंगल के, एंगल सी बी एफ का। ऐसा क्यों भाई? तो ये परावर्तन के नियम से हुआ है बराबर। ठीक है, तो आपको रीजन देना है कि क्यों, तो परावर्तन के नियम से ऐसा हम लोगों ने लिखा है। ओके, अच्छा। दो समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा कट करे तो ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है, और एकांतर कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब इसको मारना पड़ेगा भाई। कहाँ चला गया? थोड़ा सा हल्का किताब रहता तो अभी मरा जाता। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, भाग गया। तो आइए देखिए, तो एकांतर कोण बराबर होता है। अगर मैं इसको मिटा दूं तब भी ये और ये बराबर रहेगा, इसको मिटा दूं तब भी बराबर है, अगर मैं यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तब भी ये और ये क्या होगा? बराबर होगा, है ना? तो यही चीज समझाना था मुझे। तो देखो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से कट कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है बच्चों, मतलब कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो वही चीज लिख रहा हूं, इसका नाम क्या है? ए बी सी। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर होगा इस कोण के, बी सी एफ के। तो लिखेंगे कोण बी सी एफ। अगर ज्यादा बात करते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये कैसे बराबर हुआ भाई? तो ये एकांतर कोण है, इसलिए बराबर हुआ। ठीक है बच्चों, एकांतर कोण है। ठीक, अब देखो, इसे हमने कहा कि ये समीकरण 1 है, इसे हमने कहा कि ये समीकरण 2 है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ये 5 नंबर में आता है। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 का जो बायां हाथ है वो एबीसी है, समीकरण 2 का जो बायां हाथ है वो भी क्या? एबीसी है। तो दो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर रहे तो उन दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, हाँ जी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल सी बी एफ इक्वल होगा एंगल बी सी एफ का। ठीक है, यानी कि सी बी एफ, ये वाला कोण, बी सी एफ ये वाला कोण, दोनों बराबर होगा। तो भाई जरा ध्यान से देखो, तो ये एक त्रिभुज है, बी सी एफ एक त्रिभुज है। त्रिभुज में ये वाला कोण, सॉरी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कोई दो कोण अगर बराबर रहे तो दोनों के सामने का भुजा, जैसे इसका सामने ये है और इसके सामने ये है, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर, सॉरी दो कोण बराबर रहे तो उनके सामने का भुजा भी क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो यहां पे इस त्रिभुज में देखें, बी सी एफ में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये लोग दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो वही लिखूंगा, लिखूंगा इसलिए ये जो है ना, सी एफ जो है वो बराबर होगा एफ बी के, ये लोग दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बस हमें यही प्रूफ करना था कि सी एफ जो है वो एफ बी के बराबर है। यहां से इतना कर लिया, इसको बोलेंगे कि ये समीकरण 3 है। अगला काम क्या करना है हमें? अगला काम करना है कि ये वाला जो चीज है ना, ये वाला जो भुजा है उसको इस भुजा के बराबर सिद्ध कर देना है। इसके लिए हमें कोई यहाँ पे मतलब त्रिकोणमिति का या ज्योमेट्री का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे हमें लॉजिक का इस्तेमाल करना है। लॉजिक क्या है भाई? तुम लोग यार कमेंट बंद करोगे, नालायक कहीं के। कौन है ये? बाहर कर दूंगा, ठीक है? तुम्हारा नाम हसम है तो उसमें मैं क्या करूं? पागल, सारे यहीं भर गए आके। शर्म भी नहीं आता, मेरा नाम ये है तो क्या करूं मैं? टैटू करवा लूं यहां पे? गंवार कहीं के।
साफ नहीं दिख रहा तो क्वालिटी साफ कर लो भाई। हाँ, ध्यान से सुनो। तो अब देखो, हमारे पास ये एक पॉइंट है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये एक पॉइंट है यहाँ पे, चलो इसको यहाँ पे समझाता हूँ। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे। यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, साफ सुथरा दिख रहा है कि ये वाला लाइन बड़ा है, ये छोटा है। हमने इस पॉइंट को थोड़ा नीचे लेके आया, ठीक है। तो अब जो ये वाला लाइन है ना, वो ऊपर वाले से छोटा हो गया। इस पॉइंट को थोड़ा और नीचे लेके आए, तो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है वो ऊपर वाला दोनों से छोटा हो गया। इस पॉइंट को थोड़ा और नीचे लेके आए, तो अब जो ये वाला जो हम लाइन खींच रहे हैं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों लगभग क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही पॉइंट से दो एकदम पास पास बिंदु पर लाइन ड्रॉ किया जाए, तो ये लोग दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। लगभग दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। ओके, तो यहां पर देखो, यहां पे एक पॉइंट है एफ, यहां से इस पे बिंदु पी पे एक लाइन खींचा गया है और बिंदु बी पे एक लाइन खींचा गया। देखने को ये दोनों बिंदु बहुत दूर है, लेकिन ये दोनों हैं क्या, बड़े पास पास है। मान लो कि P यहां पे है तो B कहां पे है, यहां पे है, और ये रहा F। तो हम लोग कह सकते हैं कि F से जो P है ना, वो F से B के लगभग क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये है लॉजिक। बात समझ में आया कि ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास हैं, इसलिए FP और FB दोनों लगभग बराबर हैं, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि बिंदु P और बिंदु B बहुत पास हैं, बहुत पास को हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट, निकट हैं, इसलिए एफ पी जो है, या तो हाँ चलो ठीक है, एफ पी बराबर हो जाएगा एफ बी के, ये लोग दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको बोल दिया समीकरण 4। अब जरा आप लोग देखो समीकरण 3 को और समीकरण 4 को, समीकरण 3 को और 4 को। समीकरण 3 और 4 क्या है भाई, दोनों का दायां हाथ देखना है, दायां हाथ एफ बी, दायां हाथ एफ बी, दोनों का दायां हाथ बराबर है, यानी कि बायां हाथ क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से सी एफ जो है ना, ये जो सी एफ है ये बराबर हो जाएगा किसके, एफ पी के। चलिए, यही काम करना था, और जैसे ही ये काम हो गया बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है बच्चों। ये जो सी एफ है वो एफ पी के बराबर बराबर हो गया। क्यों भाई, क्योंकि समीकरण 3 का दायां हाथ एफ बी है, 4 का दायां हाथ एफ बी है, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब जरा ध्यान से देखो, सी एफ क्या है, तो सी एफ ये वाली दूरी और एफ पी ये से ये वाली दूरी, ये लोग दोनों हम लोगों ने क्या किया, बराबर प्रूफ कर दिया। अब देखो क्या करना है, बहुत छोटा सा काम करना है और हमारा काम हो जाएगा। हमें क्या करना है, वक्रता त्रिज्या लेना है। तो वक्रता त्रिज्या है क्या बच्चों, P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखो PC, तुम PC को क्या लिख सकते हो, P से C की दूरी को क्या लिख सकते हो, PF प्लस FC लिख सकते हैं ऐसा। पहले P से F और फिर F से C, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, PC मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि PF और प्लस का FC, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि ये जो PF, अच्छा PF या FP दोनों एक ही बात है, तो ये जो PF है और CF है यानी कि FC जो है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो भाई PF के जगह पर CF लिख सकते हैं, या तो CF के जगह पर PF लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये PC है, PF को PF ही रहने देते हैं और FC की जगह पर क्या लिख देते हैं, PF लिख देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि है तो दोनों बराबर ही है ना। अच्छा ये FP लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत करना, FP और PF दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, दोनों तो बराबर ही है ना। ओके, तो अब देखो क्या हो जाएगा, PC इज इक्वल टू PF और PF, कितना पीस PF, तो 2 पीस PF। अच्छा ये PC है क्या, PC क्या है, तो ये वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या से लिखते हैं, R से, 2 का 2। PF क्या है भाई, PF क्या है, फोकस दूरी है, P से लेके F तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो बताओ F बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला 2 इधर आके भाग लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, R/2। ये रहा हमारा वो संबंध जिसके लिए हम लोग परेशान थे, F इज इक्वल टू R/2।
चलो एक स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से इसे समझाऊंगा। फटाफट से आप लोग वीडियो लाइक कर लो, फटाफट से वीडियो लाइक कर लेना बच्चों। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन ये कर लेना, हाँ ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। हाँ जी देख रहा हूं मैं। यूपी बोर्ड का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है भाई। क्यों, मतलब तुम लोग इतने पागल क्यों हो जाते हो? अगर कैंसिल भी हो गया है तो क्या पढ़ोगे नहीं? 11वीं में जाओगे तो ये वाला काम तो देगा ही ना वहां। या ऐसा लगता है जैसे हमारे सरकारी स्कूल में हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कोई पढ़ाई नहीं होती, तो क्या हम वो नहीं पढ़े? डायरेक्ट 10वां में जाके एग्जाम दे देंगे, पास हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको क ख नहीं आएगा तब तक आप बहा नहीं कर पाओगे, है ना। समीकरण 4 से एक बार फिर से पूरा बता देता हूं ना जी। हाँ ये चैप्टर कौन सा? ये प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। हमारे सामने ये था, ये हमने अवतल दर्पण लिया, मुख अक्ष के समांतर एक किरण लिया, परावर्तन के बाद फोकस से गया, हमने इस पे अभिलंब डाला। अभिलंब कैसे डलाता है? तो वक्रता केंद्र से क्या किया, लाइन खींच दिया, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसीलिए भाई ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण ये वाला है, और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और होता है ये लोग दोनों बराबर। तो वही लिखा है कि ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, वो हमने यहां लिखा। फिर लिखा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी दोनों बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है, ये वाली बात हमने ये दूसरे समीकरण में लिखी है, ठीक है। अब दोनों को देखने पे पता चला कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये वाली बात को हमने यहां पे लिख दी है, ठीक है जी। तो पता चला कि ये दोनों कोण जो है ना, वो एक त्रिभुज के कोण है। कौन सा त्रिभुज? BCF नाम का एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के ये कोण है दो पीस, एक ये है और एक ये है। अब किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर रहे तो दोनों कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये लोग दोनों बराबर होंगे। ये वाली बात मैंने यहां पे लिख दी, ठीक है बच्चों, और कहा कि ये समीकरण 3 है। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि ये जो बिंदु बी है ना, ये पी के बहुत ज्यादा निकट है। अब दो निकट निकट बिंदु, मान लो एक ये है और एक ये है, ये पी है और ये बी है, यहां पे एक बिंदु है, मान लो को एफ। तो यहां से अगर इस पे लकीर खींचोगे और इस पे लाइन खींचोगे तो ये दोनों लाइन लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों बहुत सटे हुए हैं, बहुत पास पास हैं। तो ये वाला बात मैंने यहां पर लिखा है कि बिंदु पी और बिंदु बी बहुत निकट है, दोनों बहुत पास है। तो एफ से जो खींचा गया लाइन है ना, पी तक और बी तक, वो दोनों बराबर होंगे। वही लिखा है कि एफ से पी और एफ से बी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला बात मैंने यहां लिख दिया। फिर समीकरण 3 और 4 को देखा तो पता चला समीकरण 3 का राइट हैंड साइड और समीकरण 4 का राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर है, यानी कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला बात मैंने यहां लिख दिया कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। सी एफ, हाँ ये एफ है बच्चों, CF और FP दोनों क्या है, बराबर हो गया। बस इतना जैसे ही प्रूफ किया हमारा काम हो गया। हमने कहा PC, हमें क्या लेना था, वक्रता ये त्रिज्या लेना है ना भाई, तो कहां से कहां तक है, P से C तक। हम कहे जरा तोड़ के लिखें क्या, कैसे लिखाएगा, तो P से F और F से C, तो वही लिखा P से F और F से C, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, PC मिलेगा। फिर कहें कि अरे भाई ये दोनों तो आपस में बराबर है, तो हम जिसको चाहे जिसके बदला लिख दें। तो PF को PF रहने दिया और FC और PF दोनों बराबर है, तो FC की जगह पर एक और PF लिख दिया ताकि दो पीस हो जाए। ठीक, क्यों ऐसा किया भाई, दिमाग में खुजली मचा था? नहीं, ये जो F से C है ना, ये वाला दूरी के बारे में हमको पता ही नहीं है, लेकिन ये वाला दूरी के बारे में हम जानते हैं ना, P से F ये क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था, तो इसको गायब कर दिया और इसके जगह पर क्या लिख दिया, PF लिख दिया। और PF के बारे में हमको पता था, है ना, तो PF और PF दो पीस PF हो गया, और इस तरफ क्या है, PC है। PC क्या है जी, वक्रता, ये है त्रिज्या है, R लिख दिया। 2 का 2 लिखा, PF क्या है, फोकस दूरी, इसको F लिख दिया। तो F बराबर क्या, यहां 2 से भाग लग गया, यानी कि R/2। ओके है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए ही होंगे। अब मैं इसे मिटा देता हूं। क्लास 11th का मैथ आज नहीं हुआ था, एक्चुअली आज मेरे यहाँ लाइट नहीं थी बच्चे, और लाइट नहीं थी तो फोन ज्यादा चार्ज नहीं था, तो कैसे हो पाता। तो आप लोग फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जो नहीं लिए हो, वैसे अब लेने लायक रह नहीं गया, ये मिटा देता हूं इसे, ठीक है। ध्यान से पढ़ना बच्चों, यही चीज पता है, यही सिर्फ ये वाली चीज पढ़ाने के लिए ये बड़े बड़े जो
ऐप वाले लोग हैं ना जो अनअकैडमी और पता नहीं क्या क्या जो है, वो पैसे देते हैं, ये नहीं कि किसी और को, मुझे ही। और पैसे भी इतने देते हैं कि बोलूंगा तो यकीन नहीं होगा। लेकिन उनको छोड़ के मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ कि नहीं भाई अपना है। हाँ जी। अच्छा ओके, तुम लोग में बहुत प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है भाई, बाहर हो जा। हिंदी का क्लास कब स्टार्ट करेंगे? अच्छा हिंदी अभी पढ़ के क्या करोगे? एग्जाम हो रहा है? नहीं ना। 1 लाख नहीं भाई, 1 लाख नहीं, तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिए। 1 लाख नहीं देता है, 1,05,000 देता था, ठीक है। और प्लस में प्रमोशन का अलग से, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। ये नहीं कि मैं बड़ा महान हो रहा हूँ, किसी ने लिखा सर यू आर ग्रेट, महान नहीं हो रहा हूँ, खटवाते बहुत हैं भाई। जैसे आज मेरा दिल किया, लाइट नहीं थी, परेशान थे, तो हम बोले चलो ठीक है छोड़ ही देते हैं, तो छोड़ दिया, वहां पे नहीं छोड़ सकते। ठीक, अब आते हैं गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट। गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेख की बना किरण आरेख गोलीय दर्पणों के लिए हो रहा है। यानी कि देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहां से आपके 2 नंबर का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। गोलीय दर्पणों की बात हो रही है, किरण आरेख की बनावट। 4 नियम होते हैं बच्चे, ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो वाला आप ऐसे ही ये कर दोगे, आराम से बना लोगे, अगर आपको ये 4 नियम पते हो जाएं, ठीक है। अगर ये पता हो गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अरे भाई तुम लोग क्यों परेशान होने लगते हो इतना? कोई अगर मुझे गलत बोल रहा है तो इतना परेशान होने की क्या बात है? हम्म, मैं देखूंगा, उसे बाहर निकाल दूंगा। हिंदी पढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों परेशान हो, बिल्कुल पढ़ाएंगे। आ जाइए। तो 4 नियम होते हैं, वो चारों नियम आपको याद रखना है। पहला नियम कौन सा है? तो पहला नियम ये है कि जब अवतल दर्पण के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं, उत्तल दर्पण के लिए भी साथ ही साथ तुम लोग समझते चलना, सेम ही होता है। हम लोगों को 7 प्रतिबिंब पढ़ना है, 6 अवतल दर्पण के लिए और 1 उत्तल दर्पण के लिए। ये हमने अवतल दर्पण बनाया। पहला नियम ये कहता है, आप लोग खुद से लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। मान लो कि ये यहाँ पे एफ है और ये यहाँ पे क्या है, सी। अब तो हम लोग जान गए कि पी से एफ और एफ से सी दोनों दूरी बराबर होना चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। ये नियम नंबर 1 हो गया। मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, पहला नियम, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है भाई? तो दूसरा नियम भी बड़ा आसान सा है। ये हमने क्या किया, दर्पण बना लिया, आप लोग भी बना लेना। और ये इतना साफ सुथरा मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग साफ सुथरा बनाना। ये हमारा एफ है और ये क्या है बच्चों? ये सी है। सुनो, दूसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आए, ठीक है, मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण है, ये कहां से आ रहा है? फोकस से। ऐसे ऐसे आया, फोकस से होते हुए कहां पे पड़ा? दर्पण पे पड़ा, ठीक। तो दर्पण अब इसको परावर्तित करेगा, तो किस तरीके से करेगा भाई? तो इस तरीके से लौटाएगा कि ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये नियम नंबर 2 है कि फोकस से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। याद रहेगा, फोकस से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको आपको याद रखना है। कोई जरूरी नहीं कि प्रकाश का किरण ऊपर से ही आए, आप नीचे से भी इस तरीके से ले सकते हो। ले, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ, इस तरीके से एक प्रकाश की किरण ऐसे गई भाई, और जाके कहां पड़ गई? यहां दर्पण पे। दर्पण इसको परावर्तित करेगा, कैसे परावर्तित करेगा? ऐसे परावर्तित करेगा कि ये जो मुख्य अक्ष है ना, उसके क्या हो जाए? समांतर हो जाए। तो ये नियम नंबर 2 हो गया। तीसरा, उर्दू भी होगा बच्चे, उर्दू भी होगा, परेशान नहीं होना है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब एसआर क्लासेस पे मिलेगा।
तीसरा, और इस बार पहले ही सब कुछ करवा दूंगा मैं। तीसरा नियम क्या है, आप लोग ये चारों नियम बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। तीसरा नियम ये कहता है कि ध्रुव पे, ये ध्रुव है ना, ध्रुव पे, अच्छा ये एक बात मैं बताता हूं, चलो पहले ये, ध्रुव पे अगर कोई प्रकाश की किरण आए तो वो जितना डिग्री का कोण बना के आ रहा है उतना ही डिग्री का कोण बना के क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। बात समझ में आया? ध्रुव पे जितना डिग्री का कोण बना के आता है उतना ही डिग्री का कोण बना करके परावर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये वाला जो मुख्य अक्ष है ना, ये किसका काम करता है? मुख्य अक्ष किसका काम करता है बच्चों? तो मुख्य अक्ष काम करता है ये वाला, ध्यान से देखो, अभिलंब का। क्यों भाई? क्योंकि ये केंद्र है ना, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से सीधा लाइन खींचे हैं, यानी कि ये क्या है, ये अभिलंब है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना है। और अभिलंब से अगर यहां से आपतित किरण आया तो ये आपतन कोण हुआ, तो आपतन कोण जितना डिग्री है उतना ही डिग्री का ना परावर्तन कोण होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, ये वाला चीज अभिलंब होता है, तो अभिलंब के साथ आपतन, ये जो आपतित किरण है जितना डिग्री का कोण बनाता है, परावर्तन कोण भी उतना ही डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि ये कौन कहता है, परावर्तन का नियम कहता है। ठीक है बच्चों? तो समझ में आया तो एक लाइक ठोको जल्दी से। तो ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा नियम ये कहता है कि ये हमारे सामने एक दर्पण है, अवतल दर्पण। दर्पण साफ सुथरा बनाना बच्चों। और ये हमारा एफ है और ये हमारा क्या है, सी है। अगर कोई प्रकाश का किरण कहां से आए, वक्रता केंद्र से आए, कहां से आए बच्चों, वक्रता केंद्र से। अच्छा, वक्रता केंद्र से आने का मतलब क्या है? वक्रता केंद्र से अगर यहां से अगर हम यहां लाइन खींचते हैं इस तरीके से, तो ये इस पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये केंद्र है। और केंद्र से परिधि पे जो ये खिंचाता है, लाइन खिंचाता है, तो वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। और अगर 90 डिग्री का कोण बना के आ रहा है, यानी कि ये लंबवत आ रहा है, लंबवत है ना, लंबवत आ रहा है, यानी कि अभिलंब के साथ ये वाला कोण कितना डिग्री का, ये वाली जो रेखा है वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप अभिलंब बनाते हो तो कैसे बनाओगे, 90 डिग्री का कोण बना के, तो अभिलंब भी इसी पर बनेगा। आप लोग कहोगे अभी तो बोले थे सर कि ये अभिलंब है, तो बहुत सारा अभिलंब हो सकता है भाई। ये केंद्र है, यहां से ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो वैसे ही ये वाला भी क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर इस पे अभिलंब बनाने की बारी आ जाए तो ये क्या होगा, इसी पे अभिलंब बनेगा। तो आपतित किरण के साथ इस अभिलंब का कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री। तो परावर्तित के साथ भी कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए, 0 डिग्री, मतलब इसी पे लौट जाएगा। नहीं समझ में आया तो ये याद रखना कि जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस लौट जाता है। ठीक है? ओके। यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा भाई, बिल्कुल होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सेंटर और कर्वेचर और द्वारक क्या होता है, कल ही तो बताया था बच्चे। कहां से आ गए हैं इतने सारे लोग, बेकार बेकार। वीडियो नहीं बनेगा, क्या वीडियो चाहिए आप लोगों को भाई? क्या वीडियो चाहिए? हिस्ट्री कब होगा? हिस्ट्री यहाँ पे लाइव में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? लाइव हम लोग नहीं पढ़ेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री हम लोग रिकॉर्डेड पढ़ेंगे और वो लगातार मिलता ही रहेगा। ये कब होगा, वो कब होगा, ये नहीं पढ़ना है तुम लोगों को, पढ़ना है ना? तो ध्यान से पढ़ो ना भाई, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? सही है, ये काटेगा मुझे। चलो, तो अब हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है बच्चों? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, ठीक है? यू भी एफ में संबंध भी पढ़ाएंगे, परेशान नहीं हो। अभी इसको मारने दो एक बार फिर से, ये कहां से आ गया, इसे मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट हो गया। ये चारों को लिख भी लेना राइटिंग में और डायग्राम भी बना लेना।
अब हम लोग सीखने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ये हमारे यहाँ पता, हमारे यहाँ बिरनी कहते हैं इसको, काटने पे ना चेहरा फूल जाता है। ठीक, देखो बच्चों, तुम लोगों को मैं बस एक ही बात कहूंगा यार, कि जो फिजूल के कमेंट बिना मतलब का जो करते हो ना, बहुत बुरा लगेगा तुम लोगों को खुद जब रिजल्ट आएगा। ठीक, पिछले बार भी कुछ बच्चे थे जो कि कमेंट करते रहते थे, उनको लगता था कि हम बहुत होशियार हैं, फिर उनका रिजल्ट आया तो वो अपनी होशियारी को छुपा नहीं पा रहे थे, है ना। तो तुम लोग ऐसा करना कि वैसा वाला होशियार मत बनना। जो चुपचाप बैठ के पढ़ते थे ना, उन्होंने देखा क्या क्या किया, बिहार बोर्ड टॉप किया है। सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल हो गया, हाँ, वो भी 10th वालों का, 12 वालों का भी नहीं हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण सीखते हैं। क्या है बच्चों? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ये जो 4 नियम है ना, इसी का इस्तेमाल करेंगे और प्रतिबिंब बनाएंगे, और कुछ नहीं करना है, बस यही 4 नियम का इस्तेमाल करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं कि जब वस्तु, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, P और F के बीच रखी हो। जब वस्तु कहां रखा हुआ हो? P और F के बीच में रखा हुआ हो, तब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ये दर्पण है, अवतल दर्पण, ध्यान से देखना बच्चों, और यही वाला डायग्राम सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक, 2 नंबर में पूछा जाएगा, आपको बस डायग्राम बना देना है। तो ये रहा P, ये रहा F और ये है C। ओके, हमसे ये कहा गया कि आपको एक वस्तु दे दिया गया है और उस वस्तु को आप क्या करोगे? P और F के बीच में रख दोगे। बीच का मतलब ये नहीं कि एकदम बीच देखने लगो कि भाई 10 सेंटीमीटर है तो 5 पर रखना है, कहीं भी इन लोग दोनों के बीच में कहीं भी आप वस्तु को ऐसे रख दीजिए। मान लो कि ये पेन है, हमने इस पेन को ऐसे यहाँ पे रख दिया, तो इसका फोटो कैसा बनेगा इस आईने में, हमें दर्पण मतलब आईना, ठीक है बच्चों, हमें वो देखना है। तो ये हमने वस्तु रखा, अब इसका फोटो बनाने के लिए हमें 2 ये चाहिए होगा, किरण चाहिए होगा। ठीक, तो देखो किरण हम लोग कहां से लेते हैं? यहां से लेते हैं। तो यहां से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर, यहां से बहुत सारी किरणें निकल रही है बच्चों, करोड़ों किरणें निकल रही हैं। तो हमें सिर्फ 2 किरण चाहिए। ठीक, हम सबके बारे में नहीं जानते ना भाई कि कौन कहां जा रहा है, सबके बारे में नहीं जानते, लेकिन 2 किरण ऐसा है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो क्या करेगा। तो एक किरण तो वो जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही होगी, यहां से एक किरण ऐसे भी निकल रही होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाती है? फोकस से। तो ये कहां से जाएगी बच्चों? ये जाएगी फोकस से। तो इसको इस तरीके से हमने क्या किया? बाहर भेज दिया, परावर्तित कर दिया। कहीं पे जोर जबरदस्ती नहीं करना है। एक और किरण चाहिए हमको। ठीक, तो एक और किरण चाहिए, तो वो वाला क्या लेंगे? यहां से ही किरण लेंगे। तो दूसरा नियम कौन सा? नियम नंबर 3 लगा देते हैं। इसको लेते हैं ये पे, ध्रुव पे। तो ध्रुव पे जो ये होता है, किरण आता है भाई, तो जितना डिग्री का कोण बना के आता है, लगभग उतना, लगभग नहीं मतलब पूरा उतना ही डिग्री का कोण बना के ये क्या होगा? वापस लौट जाएगा, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, वापस लौटा दिया। ओके, अब ये दोनों किरणें जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी, वहीं पे बोलेंगे कि भाई इन दोनों ने क्या किया? प्रतिबिंब बना दिया। तो अब बताओ, ऐसा लगता है कि हाँ आगे जाकर के दोनों कट करेगा? भाई ये जितना दूर जा रहा है उतना ही इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो आगे जाकर के कटने का तो कोई उम्मीद है नहीं। तो जब ऐसा है तो फिर हम इसको क्या करते हैं? अपने सीध में पीछे बढ़ाते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से अपने सीध में इसको हमने पीछे बढ़ा दिया। ठीक, और यहां पे इसको अपने सीध में पीछे बढ़ा दिया। तो जहां पे इसने, ये हमने कल्पना किया कि भाई ये ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो जहां पे इसने एक दूसरे को कट किया, वहीं पे हम लोग बोलते हैं कि क्या बन गया है? फोटो बन गया है, प्रतिबिंब बन गया है।
ठीक, तो ये रहा प्रतिबिंब। यहाँ पे मान लेते हैं कि वस्तु का नाम ए और बी है, तो प्रतिबिंब को क्या बोल देते हैं, ए डैश बी डैश। अब ये मत सोच लेना कि नियम है कि ए बी है तो ए डैश बी डैश लिखना है, आप इसको सी डी भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके है। सही है जी, ओके। अब इतना कर देने के बाद आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे आपको तभी मिलेंगे जब आप इस प्रतिबिंब की प्रकृति बताओगे। प्रकृति का मतलब होता है कि ये कैसा है, प्रकृति, प्रकृति कैसा है। तो सबसे पहली बात, ये वास्तविक है या काल्पनिक है। तो वास्तविक कब होता, जब ये वास्तव किरणें, ये है ना वास्तव में परावर्तित हुए किरणें, ये दोनों आपस में कट करके फोटो बनाते, तो बोलते वास्तव में यहां पे कटा है फोटो बना है। लेकिन वास्तव में नहीं बना, हमने कल्पना किया कि ये पीछे जाएगा तो ऐसे जाएगा तो ऐसे फोटो बनेगा, गा गा हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक है। तो काल्पनिक हमेशा कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो कैसा है बच्चों, तो ये जो प्रतिबिंब है वो क्या है, काल्पनिक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आप लोग देखो, ये जो ए है वो नीचे है, बी जो है वो ऊपर है, तो यहां भी ए डैश नीचे है और बी डैश क्या है, ऊपर है। मतलब मुंह खच के ऊपर है तो फोटो भी मुंह खच के ऊपर ही बना है। तो काल्पनिक हो गया और सीधा हो गया। काल्पनिक को या आभासी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे। और क्या है भाई, तीसरे नंबर पर क्या है, तो तीसरे नंबर पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि वस्तु से बड़ा है। ये हो गया इसके 3 गुण। इतना लिख दिया, 2 नंबर आपका। ठीक, काल्पनिक, सीधा, बस दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा। हाँ, किसी को कुछ पूछना है, क्या पूछ रहे हैं, वस्तु से बड़ा। जेई का एग्जाम का पेपर हिंदी या इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी होता है, ऐसा कोई ये नहीं है। आप जो भी लैंग्वेज में चाहें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। मैंने पढ़ाया है सिविक्स में कि टोटल 22 लैंग्वेज हैं जिनको भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है। नहीं, सुपर चैट देने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, नहीं चाहिए मुझे सुपर चैट। आप रखो, अभी स्टूडेंट हो, पैसे बचाओ। हाँ, एक बार पैसा मांगूंगा तो माता पिता से मांग कर देना। ठीक, चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब आइए दूसरा नंबर का फोटो। दूसरा नंबर का फोटो क्या हो सकता है भाई, तो जब वस्तु F पर रखी हो, जब वस्तु कहां पर हो, F पर। ठीक, F पर क्या होगा, तो देखो सबसे पहले तो आप ये दर्पण बनाओगे, अवतल दर्पण बना दिया। उत्तल के लिए लास्ट में पढ़ेंगे, उसके लिए सिर्फ एक ही डायग्राम पढ़ना है हम लोगों को। अवतल दर्पण बना लिया हम लोगों ने, ये इसका मुख्य अक्ष बना दिया जिसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं। ये इसका ध्रुव है, ये F है, और ये क्या है बच्चों, C है। ठीक है, ओके। हमने क्या कहा, वस्तु को कहां रखना है, F पर रखना है। तो ये वस्तु को मैंने F पर रख दिया, एकदम F पर ही, फोकस पर ही रख देना है। अब इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा, तो हमें 2 किरण लेना है, नियम वही है, 4 नियम में से कोई 2 नियम का पालन कर लो। तो एक किरण ऐसे लिया जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से जाती है भाई, परावर्तन के बाद फोकस से। तो ये परावर्तन हुआ और ये कहां से निकल गए, फोकस से निकल गए। ये देखो, फोकस से चले गए। एक किरण और चाहिए, तो वो वाला किरण हम कहां से ले लेते हैं, तो वो वाली किरण ले लेते हैं यहां से, यहां से। अब ये जितना डिग्री का कोण बना के आया है उतना ही डिग्री का कोण बना के ये क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ठीक, तो ये हमने इसको वापस चला दिया। कहीं पे जोर जबरदस्ती नहीं करना है बच्चों, एकदम स्केल से बनाओगे ना
सीधा सीधा जाएगा। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइन जो है ना वो समांतर हो गए हैं। समांतर लाइन दोनों एक दूसरे को कट यहां पर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसा फिजिक्स में माना गया है कि ये जो समांतर लाइन है वो एक दूसरे को कट करेंगे, लेकिन कहां पे कट करेंगे? अनंत पे। अनंत पे कट करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सूरज चांद जितना बड़ा, और वहां पर जाके ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? जरा यहां पे बात कर लेते हैं प्रकृति का। तो कटेंगे तो यही दोनों जाके कटेंगे, तो कैसा होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। और वास्तविक अगर बन रहा है तो उल्टा भी बनेगा, तो क्या हो जाएगा? वास्तविक उल्टा। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? कहां पर बन रहा है? तो अनंत पर। और तीसरे नंबर पर वस्तु से बड़ा या छोटा? तो क्या हो जाएगा? वस्तु से बहुत बड़ा। अनंत पे बना जो फोटो है, जैसे सूरज और चांद वगैरह जो है, वो बहुत बड़ा है ना, तो वस्तु से बहुत बड़ा। सही है बच्चों, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैथ के क्लास का टाइम, मैथ अभी नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चे, ठीक। इसी टाइम पे पढ़ाएंगे जब हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। 2 दिनों का मटेरियल और रह रहा है। और तुम लोग अच्छा ये भी पढ़ोगे क्या? यूवीएफ में जो संबंध है उसको भी प्रूफ करवाओगे क्या? हाँ जी, कल आ रहे हैं 2 बजे, बिल्कुल आएंगे। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं। अच्छा, अगला जो प्रतिबिंब हम लोगों को बनाना है वो कहां बनाना है? ध्यान से देखो। जब वस्तु कहां पर हो? एफ और सी के बीच में हो। जब वस्तु एफ और सी के बीच में हो, तो हमने क्या किया? एक दर्पण बना लिया इस तरीके से, ठीक है जी। ये दर्पण रेडी हो गया हमारा। हमने फिर यहां से एक मुख्य अक्ष बना लिया, ये P हो गया, ये F हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? C हो गया। F और C के बीच में वस्तु को रखना है, कहीं पर भी रख सकते हैं, दोनों के बीच में मैंने यहां पे रख दिया। इसका प्रतिबिंब बनाना है। 2 किरण लीजिए, एक किरण लेंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो, तो ये गया मुख्य अक्ष के समांतर। दर्पण से परावर्तन होगा, कहां से निकलेगा? फोकस से। तो इसको मैंने क्या किया? फोकस से निकाल दिया इस तरीके से, ठीक। एक किरण और चाहिए, तो वो वाला किरण कैसे जाएगा? तो वो वाला किरण देखो यहां से ले लेता हूं, फोकस से। ये फोकस है ना, तो यहां से एक किरण ऐसे लिया जो कि कहां से जा रहा है? फोकस से जा रहा है, ठीक। ओके, तो फोकस से जाती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां कैसे ये होती है भाई? कैसे जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसको क्या करो? मुख्य अक्ष के समांतर कर दो। ये कर दिया मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है बच्चों। तो ये देखो फोकस से आया था, परावर्तन के बाद कैसे किया? मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखो इसने एक दूसरे को कट किया, यहां पे जहां पे कट किया है वहां से ऐसे एक लंब डाल दो, ये लंब हो गया। और यही वाला चीज क्या कहलाएगा? फोटो कहलाएगा। ये है वस्तु ए बी, और ये है फोटो ए डैश बी डैश, ठीक। अब इसकी प्रकृति बतानी है, तो क्या हो जाएगा? इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी भाई? तो वास्तविक बना है ना, दिख रहा होगा कि वास्तविक रेखाओं ने इसको काटा है, वास्तविक है। उल्टा है, ये भी दिख रहा होगा कि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखा हुआ है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो वास्तविक है, उल्टा है, कहां पे बना है? स्थान बता दीजिए। तो सी के बाहर। कहां बना है? सी के बाहर। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनंत और सी के बीच में बना है। और जो चौथा चीज है वो ये है कि वस्तु से बड़ा है या छोटा, तो साफ साफ दिख रहा है कि वस्तु से तो बड़ा ही है, तो क्या लिखेंगे? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ओके, तो आप लोग इसका डायग्राम बना लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और
जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी नए वाले बच्चे हैं सारे लोग सब्सक्राइब कर लें, और हम लोग मिलते हैं कल। चलो ठीक है बच्चों, तो ओके है। तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। होमवर्क ये है कि बाकी के जो प्रतिबिंब हैं वो आपको खुद से बनाने हैं किताब देख करके, कि कहाँ कहाँ पे और हम वस्तु को रख सकते हैं। इसी को हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे, और इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आप लोगों को और बढ़िया से थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। पढ़ के तो आओगे ही, है ना। बुक थोड़ा सा देखना, बुक देखने से बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं, ठीक है। तो बुक देख करके आना, कल मैं फिर से बताऊंगा, और इसको ऐसा कर दूंगा कि एकदम आप लोगों के लिए ये बहुत आसान सा चीज हो जाएगा, किसी दूसरे को पढ़ा दोगे, ठीक है। मैथ कब से शुरू करोगे भाई, ये पहला चैप्टर खत्म हो जाने दो, मैथ स्टार्ट कर देंगे, ठीक। इतना जान लो, एसआर क्लासेस के साथ जुड़े होना, 6 महीना के अंदर में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मैथ साइंस सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2 से 3 दिन में एक चैप्टर खत्म कर देते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, कल मुलाकात होती है अपनी। और अभी फौरन आप लोग आ जाना, 10th क्लास वाले जो बच्चे यूपी में जिनका एग्जाम होना है और झारखंड में जिनका एग्जाम होना है, वो बच्चों के लिए अभी फटाक से लाइव आ रहा हूं, तो आप लोग आ जाओ, ठीक है। हाँ, कल मिलते हैं आप लोगों से। चलो, धन्यवाद।